आप सभी जानते हैं कि 1 अगस्त यानी कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया। 7 जजों की बेंच ने, जिसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हेड कर रहे थे, इस लैंडमार्क वर्डिक्ट में ये कहा गया कि शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की जो कैटेगरी है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, एक सब कैटेगरी बना सकते हैं। सो अब से शेड्यूल कास्ट के अंदर भी एक अलग कैटेगरी होगी। ये कैटेगरी डिसाइड करने का भी अधिकार किसको दे दिया गया है? अब राज्य सरकार को, जो पहले नहीं था। तो पहली वर्डिक्ट का सबसे पहला कंपोनेंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर भी हम सब क्लासिफिकेशन कर सकेंगे, यानी सब कैटेगराइजेशन कर सकेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन भी किया जाएगा जो अब तक नहीं किया जा रहा था। ये पहली बात है। दूसरा, ये क्लासिफिकेशन करने का अधिकार किसके पास होगा? राज्य सरकार के पास। अब कैसे ये केस उभरा, कैसे ये केस का इम्प्लीकेशन होगा और ये केस एग्जैक्टली क्यों हमारे जीवन को अफेक्ट करेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका इतिहास छिपा हुआ है 1975 में। सबसे पहली बार पंजाब सरकार ने एक कानून पास किया, यानी पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली ने, पंजाब की विधानसभा ने एक कानून पास किया। उस कानून के तहत पंजाब के अंदर 25% रिजर्वेशन किसको दी जा रही थी? किस समुदाय को? शेड्यूल कास्ट को। अब आप ये कहोगे कि सर जी 15% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को दिया जाता है एंड 7.5% रिजर्वेशन किसको दिया जाता है? शेड्यूल ट्राइब को। तो फिर ये 25% रिजर्वेशन कहां से आया? आपको भी पता है कि पंजाब के अंदर शेड्यूल ट्राइब नहीं है। तो पंजाब सरकार ने, पंजाब की विधानसभा ने अपने राज्य के अंदर रिजर्वेशन देने के लिए शेड्यूल कास्ट, जो 25% रिजर्वेशन जिनको दिया जा रहा था, उस 25% रिजर्वेशन में 2 कैटेगरी डिवाइड कर दी। पहली कैटेगरी थी जो शेड्यूल कास्ट के अंदर यानी अनुसूचित जाति के अंदर जो ज्यादा वेल ऑफ है, और दूसरा जो ज्यादा डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज में 2 समुदाय मेनली थे, एक वाल्मीकि सिख और दूसरी थी महजबी सिख। इन दोनों को माना गया, राज्य सरकार ने माना कि ये लोग अनुसूचित जाति के भी अंदर काफी निम्न स्तर पे है, जिसको रिजर्वेशन का फायदा अभी तक 25 सालों में भी नहीं मिला है। सो इन 2 कम्युनिटी जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग तो करते हैं, लेकिन ये दोनों कास्ट अपने आप में बहुत बैकवर्ड है। सो इन 2 बैकवर्ड क्लास ऑफ कैटेगरीज को हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्या था कि जब कभी भी अनुसूचित जाति से कोई सिलेक्शन होकर के 10 लोग आएंगे, तो उस 10 लोगों में भी हम सबसे पहला प्रेफरेंस उन कैटेगरी को देंगे जो डिसएडवांटेज कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू द लॉ। इस चीज को लेकर के एक लीगल बैटल शुरू हो गया, ठीक है, पंजाब के भी अंदर, कि ये कैसे पॉसिबल है। क्लियर? क्योंकि ये कैटेगराइजेशन किसने किया था? राज्य सरकार ने। कहानी चलती गई, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा पंजाब के अंदर नहीं हुआ, लीगल बैटल चल रही थी। कहानी पहुंचती है सीधा 2000 में, 25 साल बाद। आंध्र प्रदेश के अंदर सिमिलर टाइप ऑफ एक लॉ लाया गया, जिस लॉ के अंदर आंध्र प्रदेश के अनुसूचित जाति की सब कैटेगरी डिवाइड करी गई। उसके तहत जो सबसे बैकवर्ड क्लास ऑफ शेड्यूल कास्ट होंगे उनको स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में। इसलिए जब आप अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सुनते होंगे तो उसमें एक केस का जिक्र होता है, दैट इज EV चलैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004। 2000 में जब आंध्र प्रदेश ने यह कानून लाया सिमिलर टू पंजाब, तो EV चलैया ने वहां के हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया, ठीक है, और यही केस बनता है EV चलैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। 2004 में ये केस पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 2005 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह वर्डिक्ट सुनाया कि आंध्र प्रदेश का जो कानून है, जो क्लासिफिकेशन कर रही है अनुसूचित जाति के ग्रुप में भी, वो क्लासिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नल है एंड वॉइड है। मतलब कि ये क्लासिफिकेशन इलीगल है, ठीक है, संविधान का प्रावधानों का उल्लंघन है। अब सवाल ये आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? EV चलैया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान के आर्टिकल 14 जो ये गारंटी करता है राइट टू इक्वालिटी की, उसका उल्लंघन है। और दूसरा उल्लंघन है आर्टिकल 341 जो प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो भारत देश के संविधान के अंदर शेड्यूल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डिसीजन ले सके। राज्य सरकार सिर्फ पहचान करती है कि हमारे राज्य के अंदर ये समुदाय शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, और वो जो भी पहचान करती है वो भेजती है रिकमेंडेशन किसको? सेंटर को। बस प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि आर्टिकल 341 के तहत कि वो शेड्यूल कास्ट के अंदर क्लासिफिकेशन कर सकती है। शेड्यूल कास्ट जो डिसाइड होगा वो डिसाइड कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन इसकी पहचान कौन करता है? राज्य सरकार। EV चलैया केस में यह कहा गया पहली बात कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन इस तथ्यों पर है कि जब हम अनुसूचित जाति का कैटेगरी बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, उसमें भी अगर हम
डिवाइड कर दें बैकवर्ड और फॉरवर्ड में, तो ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी को वायलेट करता है, क्योंकि हमें उस लिस्ट के अंदर सभी को एक समान देखना है, क्योंकि आर्टिकल 14 ये कहता है। लेकिन जब हम कभी इस पूरे लिस्ट के अंदर अनुसूचित जाति या जनजाति के लिस्ट के अंदर अगर हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। और ये बात कब बोली गई है? 2005 में। इस आधार पे जो आंध्र प्रदेश ने कैटेगरी बनाई थी, अनुसूचित जाति के अंदर क्लासिफिकेशन किया था, उसको असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज इट वायलेट्स द आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने नजर घुमाया आर्टिकल 341 पे। 341 ये कहता है कि प्रेसिडेंट को ये पावर है संविधान के अंदर जो शेड्यूल है, अनुसूची है, उसमें छेड़छाड़ करने की। तो ये छेड़छाड़ करने का जो पावर है वो राज्य सरकारों के पास नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 341 अनुसूची के अंदर छेड़छाड़ करने का पावर किसको देता है? राष्ट्रपति को। सो राज्य सरकार अपनी मर्जी से, जिस प्रकार पंजाब ने और जिस प्रकार आंध्र प्रदेश ने उस अनुसूची में छेड़छाड़ करके दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ऐसा डिवीजन अनुसूची में प्रेसिडेंट के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। इन दो तथ्यों पे सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चलैया केस के अंदर क्या किया? आंध्र प्रदेश का जो कानून था रैशनलाइजेशन ऑफ द रिजर्वेशन, उस एक्ट को खारिज कर दिया। और जब आप जानते हो कि भारत देश में किसी भी सेम टाइप ऑफ लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है या उसके लिए कोई वर्डिक्ट दी जाती है, तो भारत देश के सभी कोर्ट पे एक समान लागू होता है, भारत देश के सभी राज्यों पे होता है। तो जाहिर सी बात है, जो पंजाब के अंदर 25 सालों से जो कानून चल रहा था वो भी क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। बट निरस्त करने के लिए एक केस फाइल करना पड़ता है। एक केस फाइल हुआ और उसके बाद 2006 में पंजाब का भी जो लॉ था उसको खारिज कर दिया गया। ठीक इस पंजाब के केस को खत्म करने के बाद 2 सालों के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने एक नया लॉ लाया। उसने बोला हम क्लासिफिकेशन करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें अधिकार नहीं है आर्टिकल 341 के तहत, तो हम अनुसूची में कोई क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। हम एक लॉ ऐसा लाएंगे कि भैया वाल्मीकि सिख और महजबी सिख को सभी सरकारी नौकरियों में प्रेफरेंस दिया जाएगा। जब कभी भी अनुसूचित जाति के तहत कोटे से कोई चुन करके आएगा, तो उस अनुसूचित जाति में भी हम महजबी और वाल्मीकि सिख को आरक्षण में प्रेफरेंस देंगे। मतलब पहले उनका सिलेक्शन करवाएंगे, फिर बाद में दूसरे समुदाय के लोगों को। नो मैटर, सब एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दैट कैटेगरी इज नोन एज शेड्यूल कास्ट। जब पंजाब ने एक नया लॉ लाया, तो इस लॉ के खिलाफ भी एक केस फाइल हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये केस था दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी केस की वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनाई है। ये केस पहुंचता है भैया 2014 में सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह डिसाइड किया कि ईवी चलैया केस 2004 की जो केस थी, उससे के जो वर्डिक्ट थे उसे हमें वापस रिविजिट करने की जरूरत है। और इस पे सुनवाई करते करते समय पहुंच जाता है 2020 में 5 जजों की बेंच ये डिसाइड करती है कि ईवी चलैया केस की जो वर्डिक्ट थी वो भी 5 जजों की बेंच ने दिया था, और हम भी 5 जजों की बेंच है जो देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कंस्टिट्यूटेड है। सो उस केस को चैलेंज करने के लिए हमें एक लार्जर बेंच गठित करनी होगी, इसलिए 7 जजों की बेंच के पास ये केस रेफर कर दिया गया। 7 जजों की बेंच गठित की गई DY चंद्रचूड़ CJI के द्वारा, और कल इसी 7 जजों की बेंच ने यह वर्डिक्ट सुनाया कि ईवी चलैया केस में जो भी वर्डिक्ट दिया गया है, उस वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने उसको पलट दिया। क्योंकि ईवी चलैया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राज्य सरकार के पास ये पावर नहीं है कि वो अनुसूची में छेड़छाड़ करे, पहली बात। दूसरी बात, आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है। इस चीज को समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि दोनों पक्षों के आर्गुमेंट क्या थे, फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता है कि अभी कुछ ही समय पहले 102 संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत जनरल कैटेगरी में भी एक सब क्लासिफिकेशन की गई 10% आरक्षण का। उस 10% आरक्षण को लागू करने के लिए पार्लियामेंट ने संविधान में संशोधन कर एक आर्टिकल ज्वाइन किया था, एंड दैट आर्टिकल इज नोन एज 342A। 342A के तहत किसी भी इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, वो भी जनरल कैटेगरी में, हम रिजर्वेशन दे सकते हैं, 10% का रिजर्वेशन। इसको भी काउंटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस गई, और सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को वैलिड माना, ये बात आपको पता है। और 10% का आरक्षण जनरल कैटेगरी के अंदर भी मान्य है। तो एक आर्गुमेंट ये दिया गया कि ये क्लासिफिकेशन का जो मामला है वो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में और पार्लियामेंट ने संविधान का संशोधन कर आर्टिकल 342 से ये क्लियर कर दिया है कि सब क्लासिफिकेशन की जा सकती है। अब सवाल उठता है कि राज्य सरकार के पास ये पावर है या प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। तो राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने की 7 जजों की बेंच में 6:1 की मेजोरिटी से ये वर्डिक्ट आया है। उसमें ये कहा गया कि यस, राज्य सरकार के पास ये पावर होगा कि वो सब क्लासिफिकेशन कर सकती है।
क्योंकि 341 के तहत ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। अब सवाल उठता है कि क्या ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर डाला गया है? क्रीमी लेयर एक अलग चीज है और क्लासिफिकेशन एक अलग चीज है, जो 99% लोग अभी इंडिया में कंफ्यूज्ड रहेंगे स्टूडेंट्स की कैटेगरी में। क्रीमी लेयर एक पूरी तरह से अलग कॉन्सेप्ट है। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992 में आया, और फिर मैंने बताया था कि ईवी चलैया केस की जो वर्डिक्ट है वो 2005 में आई थी। सो क्रीमी लेयर एक अलग बात है और सब क्लासिफिकेशन और सब कैटेगराइजेशन एक अलग बात है, क्योंकि क्रीमी लेयर में किसी कास्ट की कैटेगरी नहीं निकाली गई है। हर एक कास्ट में अगर अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है तो उन सभी अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में जितना भी है, उदाहरण से समझाता हूं, झारखंड में 33 अनुसूचित जनजाति है। अगर हम क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में लगा दे तो इसका मतलब है क्रीमी लेयर इन 3300 जनजाति में लगेगी। क्रीमी लेयर जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ है, और क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया है डिसाइड करने का, ये किस कमेटी के द्वारा आया था? रामनंदन कमेटी। इंदिरा साहनी केस के बाद रामनंदन कमेटी बनाई गई, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि क्रीमी लेयर की कैटेगरी क्या होगी, जिसमें से एक कैटेगरी पहले थी 1 लाख रुपए जिसका सालाना इनकम है, जिसको 2017 में बढ़ा करके 8 लाख रुपया सालाना इनकम कर दिया गया कि जो लोग के परिवार 8 लाख रुपए तक का सालाना इनकम कमाते हैं वो क्रीमी लेयर का हिस्सा होंगे। अब जो लोग इस 33 जनजाति में जो लोग 8 लाख से ऊपर कमाते होंगे वो सब क्रीमी लेयर का हिस्सा हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन अभी जो वर्डिक्ट दी गई है उसमें यह कहा गया है राज्य सरकार अगर चाहे तो इसी 33 जनजाति में से किसी 5 जनजाति को एक अलग कैटेगरी डिफाइन कर देगी, द मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब ऑफ झारखंड, एंड बाकी 28 ये एडवांस्ड सेक्शन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो ये है क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, इस चीज के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एकदम हार्ड लाइंस में राज्य सरकार को यह निर्देश दिया, एकदम रेड लाइन में, कि राज्य सरकार अपनी मनमर्जी से किसी तरीके का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकती है, पहली बात। दूसरा, कोई भी माइक्रो क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, एकदम थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज को समझाने के लिए डी वाई चंद्रचूड़ ने एक बहुत एग्जांपल दिया था, बहुत अच्छा एग्जांपल, और वही एग्जांपल मैं आपको भी कोट कर रहा हूं। डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्य सरकार ऐसा मान ले इस क्लासिफिकेशन करने के समय कि जब राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर किसी गांव के किसानों को की लोन जो है उसको माफ करती है, तो वो कैसे डिसाइड करती है कि इसी गांव के सभी किसानों का लोन माफ करना है और इस गांव के सभी किसानों का लोन माफ नहीं करना है। सो जब ये क्लासिफिकेशन किया जाता है लोन माफ करने के लिए, तब चेक किया जाता है रीजनेबल एंड रैशनल डिसीजन, ठीक है, या फिर रीजंस। सही मायने में यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ के किसानों की फसल नहीं हुई है, किसानों ने पैसा लगाया था मगर उनकी फसल बर्बाद हो गई। जिस तरीके से एक गांव का डिसीजन लिया जाता है कि सिर्फ इस गांव के किसानों का लोन माफ होगा और इस गांव के किसानों का लोन माफ नहीं होगा क्योंकि ये गांव इस गांव के कंपैरिजन में डिसएडवांटेज है, तो सिमिलरली उसी तरीके से वो डिसाइड करेगी कि ये जनजाति, ये जाति शेड्यूल कास्ट के अंदर, शेड्यूल ट्राइब के अंदर डिसएडवांटेज है और ये कैटेगरी जो बाकी के हैं वो थोड़ा इनके कंपैरिजन में एडवांस्ड है, यानी कि बहुत एडवांस्ड है, इनके कैटेगरी में, इनके कंपैरिजन में एडवांस्ड है। अब ये कैसे डिसाइड होगा, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली। एडुक्वेट रिप्रेजेंटेशन, हमें यह देखना होगा कि कौन सी जनजाति राज्य के अंदर सरकारी नौकरियों में है या नहीं, कौन सी जाति, अनुसूचित जाति का रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरियों में कम है। तो पहला क्राइटेरिया होगा कि हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन किसका कम है, कि हमने अभी तक आजादी के 75 सालों तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया 1950 के बाद से। सो इतने समय के बाद भी कौन सी शेड्यूल कास्ट के भी अंदर कौन सा कास्ट ऐसा रह गया जो पीछे रह गया, जिसका रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरियों में कम है सामने वाले की तुलना में। सिमिलरली शेड्यूल ट्राइब के भी अंदर 75 सालों में कौन सी ऐसी जनजाति है जो बैकवर्ड रह गई है। दूसरा कि इकोनॉमिकली, ये दो क्राइटेरिया, सिर्फ इकोनॉमिकली और एजुकेशनली, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कौन कमजोर रह गए हैं, जिनको रिजर्वेशन आरक्षण का लाभ 75 सालों में भी उस तरीके से नहीं मिला जैसे उसी कैटेगरी के अंदर, अनुसूचित जाति के अंदर और अनुसूचित जनजाति के अंदर दूसरे कास्ट के लोगों को मिला, दूसरे ट्राइब के लोगों को मिला। इस तरीके से राज्य सरकार बहुत ही क्लियर तरीके से इसका निर्धारण करेगी। राज्य सरकार का सभी डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में होगा, क्लियर। और यह भी वार्निंग दिया कि राज्य सरकार ऐसी क्लासिफिकेशन करने के क्रम में ये ना कर बैठे कि जो रिजर्वेशन का असली मकसद था, इक्वालिटी को लाना,
वो इक्वालिटी को ना लाने की जगह में इनइक्वालिटी की तरफ लेकर के चला जाए। सो आपका कैटेगराइजेशन ऐसा होना चाहिए जिससे राज्य के अंदर सभी लोग सेटिस्फाइड हों, क्योंकि वेल ऑफ को ऑलरेडी फायदा अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो उसको ऑलरेडी और भी फायदा मिलता रहेगा। तो हमें अब थोड़ा सा इसे रिविजिट करने की जरूरत है कि अगर एक शेड्यूल कास्ट के भी अंदर और शेड्यूल ट्राइब के भी अंदर कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जो ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है। बी.आर. गवई ने इसको स्टेटमेंट दिया कि जिस तरीके से जनरल कास्ट ने सेंचुरीज तक बाकी कम्युनिटीज को प्रताड़ित किया, उनसे अधिकार छीन करके उनको बैकवर्ड किया, उसी तरीके का क्रम हमारे पास एम्पेरिकल एविडेंस है कि एक ही कास्ट के अंदर, मतलब अनुसूचित जाति के अंदर, अनुसूचित जनजाति के अंदर हायर शेड्यूल कास्ट लोअर शेड्यूल कास्ट को मार्जिनलाइज कर रहा है, उसके अधिकारों को छीन रहा है। मतलब डिप्राइवेशन अंडर द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इस चीज को भी हमें कर्व करने की जरूरत है इफ वी वांट इक्वालिटी इन आवर कंट्री। सो अब राज्य सरकार के पास ये पावर है कि राज्य सरकार सभी एम्पेरिकल डेटा को कलेक्ट करके अनुसूचित जाति और जनजाति की सब क्लासिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकती है। और दूसरा, प्रेसिडेंट के पास जो पावर था वो अब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। और ये आर्टिकल 14 का वायलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि आर्टिकल 14 में वहां पे जो हमारा क्लासिफिकेशन की बात है उसमें कहा जाता है विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, ये नहीं कहा गया कि विच आर नॉट इक्वली रिप्रेजेंटेड। सो इस वजह से ये दोनों वर्ड्स अलग अलग मायने रखते हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट सब क्लासिफिकेशन कर सकती है। क्रीमी लेयर और क्लासिफिकेशन में आपको फर्क समझ में आ गया होगा, दोनों अलग बातें हैं। जनरल कैटेगरी को भी जो 10% दिया गया है वो कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, वो एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर जो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी है उनको जनरल कैटेगरी के अंदर हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन देंगे 10% का।